नमस्कार दोस्तों, डीपी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। यहाँ आपको यूपी टेट सी टेट से संबंधित सारी वीडियोस मिलेंगी। तो आइए देखते हैं आज की वीडियोस। आशा करते हैं दोस्तों यहाँ पर यूपी टेट की तैयारी शुरू हो चुकी है। आज से पार्ट 1 से लेकर जितने भी पार्ट आएंगे पूरा डीप से लेकर हम एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे इस बार, चाहे कुछ भी हो जाए। हमारा क्राइटेरिया 120 प्लस का है, वो हम उसमें सफल रहेंगे। दोस्तों यहाँ पर अपने हाथ से सभी नोट्स बनाएंगे। देखिएगा मैं इस भाषा में जैसे लिखा है ये चीज़ स्क्रीन पर, मैं इसमें भी आपको यहाँ पर प्रोवाइड कर सकता हूँ, लेकिन अपने हाथ से मैंने लिख के और बहुत सारी चीज़ें को फिगर से समझाया गया है इस वीडियो में। तो इस वीडियो को परिचय के रूप में देखिएगा पार्ट 1, तो ये वीडियो कैसा लगेगा आपको ये बेहतर आपको अंदाज़ा हो जाएगा। और यहाँ पर आप परिचय देखेंगे, इसके साथ ही साथ सारे क्वेश्चंस की भाई इन्वायरमेंट की भाई जो बेसिक चीज़ें हैं वो कहाँ से पूछी जाती हैं, जो हम बाकायदा जो है छोड़ देते हैं। अपन लोग करते क्या हैं, जो कड़वा सच है वो सुन लीजिएगा। अपन लोग क्या करते हैं कि यूट्यूब पर सर्च करते हैं कि पर्यावरण के टॉप 50 क्वेश्चन या पर्यावरण अध्ययन, तो उसमें वीडियोस खुल जाती हैं कि भाई टॉप 50 क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट हैं पर्यावरण के, ये एग्ज़ाम में आते ही हैं। लेकिन हमें बेसिक से पढ़ना है दोस्तों सारी चीज़ें, जिससे हम जो है हर चीज़ को क्लियर कर पाएँ। देखिएगा पर्यावरण एक्चुअल में इम्पोर्टेंट ये होता है कि भाई बेसिक चीज़ों में क्या क्या है। आखिर पर्यावरण सभी जानते हैं कि जो हमारे पास का वातावरण है, हमारे चीज़ें जो समाज में पाई जाती हैं वातावरण में, उनसे जो घिरी जो अवस्था है उसका आवरण ही हमारा पर्यावरण कहलाता है। लेकिन हम ये जानते हैं क्या इन्वायरमेंट जो शब्द है वो इन्वायरमेंट जो शब्द बना किससे है, तो वो हमेशा बना है इन्वायरनर से। इसको स्पेलिंग अगर दिख नहीं रही हो तो ये लिख लीजिएगा ENVIRONNER। इन्वायरनर से बना है कौन सा शब्द, इन्वायरमेंट। आपसे पूछा जा सकता है कि इन्वायरमेंट जो है शब्द किससे बना है, तो आप कहेंगे इन्वायरनर। हमेशा ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि इन्वायरमेंट जो है किस भाषा का शब्द है। आपके ऑप्शन होते हैं इंग्लिश, फ्रेंच, लैटिन इत्यादि इत्यादि, है ना। तो हमेशा याद रखिएगा फ्रेंच भाषा का ये शब्द होता है। अब यहाँ पर देखिएगा कि भाई पर्यावरण का मतलब होता है परिधन आवरण, यानी परि मीन्स चारों तरफ और आवरण मीन्स घिरा हुआ। हमारे समाज से लेकर पर्यावरण से लेकर वातावरण से लेकर जो चारों तरफ से चीज़ों से घिरा हुआ है आवरण है, उसको ही हम पर्यावरण कहते हैं, यानी परिधन आवरण। यानी इन्वायरमेंट जो शब्द है वो इन्वायरनर से बना है, फ्रेंच भाषा का शब्द है, जिसका मतलब होता है घिरा होना। हम आशा करते हैं ये चीज़ें आप समझ गए होंगे। एक क्वेश्चन हमेशा से पूछा जाता रहा है कि भाई पर्यावरण में के घटक में से कौन कौन से शामिल हैं, निम्न में से कौन कौन से शामिल नहीं हैं। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जैविक घटक कौन कौन से हैं, अजैविक घटक कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर सभी बहन भाई थोड़ा सा ये लिखेंगे वीडियो को रोक रोक कर कि भाई जैविक घटक कौन से हैं, अजैविक घटक कौन से हैं, जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। जैविक घटक को कहते हैं बायोटिक कंपोनेंट या एबायोटिक कंपोनेंट कहते हैं अजैविक घटक को। तो पर्यावरण में कौन कौन से तत्व शामिल है, एक तो भैया जैविक घटक लिख लीजिएगा, एक अजैविक घटक लिख लीजिएगा, और पूरा वातावरण। ये तीन चीज़ें जो हैं वो पर्यावरण में समाहित हैं। इनको ही कहा जाता है कि भाई पूरा पर्यावरण यही है कि जो तीन घटक हैं यही पूरा मिलकर एक पर्यावरण का निर्माण करते हैं। आशा है इन चीज़ों को जैविक, अजैविक और वातावरण को नहीं भूलेंगे। अब एक क्वेश्चन बहुत टॉपेस्ट में रहा है कि भाई जैविक घटक और अजैविक घटक में से जो है आपके कैसे क्वेश्चंस बनते रहे हैं, ये चीज़ें सारी पढ़ाऊंगा, इसीलिए मैं वीडियो को थोड़ा सा आगे बढ़ाया है। अब देखिएगा जैविक घटक क्या होते हैं कि भाई जीव, जो जीव यानी जैविक मतलब जिनमें सांस है, जिनमें पोषण होता है, जिनमें श्वसन होता है, ठीक है, जो बढ़ते हैं, उसमें सभी जीव आ जाएंगे, उसमें सभी पौधे आ जाएंगे, उसमें सभी जंतु आ जाएंगे। ये सारे किसमें हैं, जैविक में। और अजैविक में क्या होता है, अजैविक में सारी चीज़ें जो है जैविक घटक संबंध होता है, यानी जैसे पहाड़ हुआ, मैदान हुआ, मरुस्थल हुआ, पर्वत हुआ, इनका डायरेक्ट इनसे संबंध होता है। इसमें जो है आपका वायु हो जाएगा, ताप हो जाएगा, आर्द्रता हो जाएगी, सागर हो जाएगा, नदी, झील, तालाब जो है इस टाइप में बहुत सारे पोखर हो जाएगा, है ना। तो अजैविक घटक में ये चीज़ें आ जाती हैं कि भाई जो पहाड़ इत्यादि चीज़ें हैं, मैदान, मरुस्थल, पर्वत, ठीक है, यानी महाद्वीप में सारी चीज़ें ये आ जाती हैं, महासागर में पानी वाली चीज़ें आ जाती हैं, तो ये सारी अजैविक घटक हैं। यहाँ से क्वेश्चन नोट 3 मैंने नीचे लिखे हुए हैं, वो क्वेश्चन जरा देखिएगा कि भाई ये क्वेश्चन कैसे हैं। देखिए वनस्पति, जंतु और अपघटक, जो वनस्पति और जंतु को खत्म करते हैं वो हमारे कहलाते हैं अपघटक। अपघटक क्या होते हैं,
जो वनस्पति और जंतु को खत्म करते हैं। अपघटक क्या कहलाते हैं? जो जैविक घटक को सीधे अजैविक घटक में परिवर्तित करते हैं वो कहलाते हैं भाई अपघटक। अब एक चीज़ याद कर लो, मैं नीचे ऑप्शन भी देने वाला हूँ, बहुत सारे क्वेश्चंस भी करने वाला हूँ। देखिएगा, अजैविक में तापमान, आर्द्रता, प्रकाश, वायुमंडल दाब, ये सारे आ जाएंगे, ठीक है। जैविक में आपके हरे पौधे मैं बता चुका हूँ, वनस्पति जंतु भी बता चुका हूँ, और सूक्ष्म जीव यानी अपघटक भी बता चुका हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ें आ जाएंगी, आशा करते हैं ये चीज़ें आप कर लोगे। अब नोट नंबर 3 मैंने लिखे हुए हैं, देखिएगा, जैविक घटक को अजैविक घटक में बदलने वाले कौन से क्या कहलाते हैं? मैंने अभी बताया, अपघटक क्या करते हैं? जैविक को सीधे अजैविक में बदल देते हैं। दोस्तों यहाँ पर अपघटक किस श्रेणी में आते हैं? तो आप अपघटक किस श्रेणी में ले जाओगे? जैविक घटक में। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख लेना। जैविक घटक में ही भाई साहब आते हैं हमारे अपघटक। देखिएगा, जैविक घटक में ही हमारे जो है आते हैं अपघटक, अजैविक में मत मार देना, ठीक है। याद रखिएगा, यहाँ पर अपने नोट्स स्केच लो, पेन लो, अच्छे से नोट्स बनाएंगे, है ना। अपघटक किस श्रेणी में आते हैं? जैविक घटक में। वनस्पति व जंतु को नष्ट करने वाला क्या है भाई? अपघटक है। मैंने कहा जैविक घटक को सीधे अजैविक में बदलता है कौन? अपघटक। अपघटक किस में आता है? जैविक घटक में आता है। वनस्पति व जंतु को नष्ट करने वाला क्या है? अपघटक है। समझ गए ना। अब एक हम यहाँ पर एग्जाम्पल करते हैं। देखिएगा, सूर्य प्रकाश देता है जिससे पौधे, पशु पक्षी जो है यहाँ पर फूलते फलते हैं, तो पौधे का निर्माण हुआ। और जो पौधे खाते हैं वो शाकाहारी भी खाते हैं, मांसाहारी भी खाते हैं। ये मत सोचना कि शाकाहारी ही खाते हैं केवल पौधे, है ना। तो शाकाहारी भी खाते हैं, मांसाहारी भी पौधों को खाते हैं। अब क्या होता है कि अपघटक क्या करते हैं भाई? जो पौधे होते हैं उनको भी जो है अपघटक करते हैं, और शाकाहारी क्या करते हैं? इनको भी जो है अपघटित कर देते हैं जब मर जाते हैं, ठीक है ना। तो शाकाहारी भी जो मर जाते हैं वो क्या करते हैं? अपघटित हो जाते हैं। और पौधे भी जब मर जाते हैं तो वो क्या करते हैं? अपघटित। जो कार्बन की मात्रा होती है, जब पेड़ पौधे नीचे दब जाते हैं पृथ्वी के नीचे, वो तो खत्म ही हो जाते हैं। आदमी मर जाता है, ठीक है ना, तो वो अपघटित हो जाता है। और फिर क्या होता है? मिट्टी में मिल जाता है, मिट्टी बनती है, फिर से हमारा वही चीज़ प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, फिर पौधा बनता है, फिर जो है उनको खाता है कोई, फिर अपघटित होता है, फिर मिट्टी बनती है ना। तो ये चीज़ें अपघटित कौन सी हैं? वनस्पति और जंतु को नष्ट करने वाला क्या है भैया? अपघटन, अपघटक कहलाता है। अब यार एक चीज़ याद रखो कि आगे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जैव मंडल क्या है। जैव मंडल एक्चुअल में होता है कि भाई वायुमंडल को मिला दो, स्थल मंडल को मिला दो और जल मंडल को मिला दो। वायुमंडल और स्थल मंडल और जल को जब हम तीनों को मिला देंगे तो हमारा बनेगा बीच वाला पार्ट जैव मंडल। यानी आप आसानी से कह सकते हो कि जब जल होगा, वायु होगी और रहने के लिए जगह यानी ज़मीन होगी, तभी कोई जीव उसमें जो है जिंदगी जी सकता है। अगर मनुष्य जीना चाहता है, हम लोग जीना चाहते हैं, तो उसके लिए वायु जरूरी है, स्थल जरूरी है रहने के लिए, और जल पीने के लिए जरूरी है। तब क्या निर्माण होता है? जैव मंडल का निर्माण होता है, जिसमें पशु पक्षी से लेकर जीव जंतु क्या करते हैं? अपना जो है आश्रित जमाते हैं। याद रखिएगा कि बिना जो है वायुमंडल के या बिना जल मंडल के या फिर बिना स्थल मंडल के कोई चीज़ संभव नहीं है। अब चलते हैं नोट्स की तरफ। नोट्स क्या हमारा कहता है? नोट्स दोस्तों ये कहता है भैया, ऐसा ही चित्र बनाएंगे आप। कहता है कि पृथ्वी का वह भाग जहाँ स्थल व जल व वायुमंडल तीनों रूप से सम्मिलित होते हैं उसको हम जैव मंडल कहते हैं। जैव मंडल का मतलब होता है बायोस्फीयर। बायोस्फीयर किसे कहते हैं? तीनों चीज़ों का सम्मिलन, जलमंडल, वायुमंडल, स्थल मंडल से हमारा निर्माण होता है बायोस्फीयर यानी जैव मंडल से, ठीक है। ये चीज़ें हमने आपको तीन फिगर में समझाई हैं, ऊपर भी एक फिगर लिया है, तभी आदमी जो है यहाँ पर जीव जंतु रह सकता है, ठीक है। पर्यावरण के घटक में कौन से आ जाएंगे? पर्यावरण पहले हमने पढ़ा था भाई कितने जो है उससे बना है, तो हम कहेंगे जैविक अजैविक से। लेकिन अगर घटक पूछता है तो स्थल मंडल, जलमंडल और वायुमंडल। ये आपकी परिचय क्लास है, ये आप बताएं जरूर कि हमें परिचय क्लास कैसी लगी। इस परिचय क्लास में पारिस्थितिकी तंत्र की भी बात करूँगा, ठीक है। तो स्थल मंडल, जलमंडल और वायुमंडल में क्या है आपका? देखिएगा कि स्थल मंडल और जलमंडल, वायुमंडल को हम जैव मंडल तो कहते हैं, लेकिन स्थल मंडल से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, जलमंडल से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। कहते हैं भैया स्थल मंडल का पृथ्वी पर भाग कितना है? 29%। पूरी पृथ्वी गोल है, इस पर जो है कह रहे हैं कि पूरी पृथ्वी गोल है, इस पर जो है 29% केवल हमारा जो है रहने के लिए जगह है, और बाद बाकी जो 71% है
वो कितना है, क्या है, H2O है, यानी जल है। आप आसानी से कह सकते हो, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई पृथ्वी पर जलमंडल का भाग कितना है, तो आप डायरेक्ट कहेंगे कि भाई 71% होता है। अगर स्थलमंडल की बात करें तो 29% होता है। लेकिन अगर ये कह दे कि भाई मान लेता हूँ मैं कि 71% तो होता है जल, लेकिन आप ये बता दो कि पृथ्वी के 2 गोलार्ध होते हैं, तो पृथ्वी के सबसे ज़्यादा गोलार्ध में पानी कहाँ होता है, तो आप कहोगे कि दक्षिण वाले भाग में सबसे ज़्यादा होता है पानी। कितना, 81%। ठीक है, अब 81% को याद नहीं करना है आपको, केवल बस इतना याद करना है कि पूरी पृथ्वी पर कितना पानी पाया जाता है, आप कहेंगे 71%। पूरी पृथ्वी पर कितना स्थल पाया जाता है यानी ज़मीन, आप कहेंगे 29%। अगर आपसे कह दे कि पृथ्वी पर कौन से गोलार्ध में सबसे ज़्यादा पानी है, तो आप कहेंगे कि भैया दक्षिणी गोलार्ध में। ठीक है, इतना तो याद रख सकते हो। अब अगर ये नहीं पता है किसी भाई बहन को कि दक्षिणी गोलार्ध और उत्तरी गोलार्ध क्या होता है, तो एक बार सुनिएगा। एक पृथ्वी है पूरी, आप पृथ्वी देखते हो, आप अपने ऑफिस में जब भी स्कूल में जाते हो तो वहाँ पर एक प्रिंसिपल की चेयर पर एक ग्लोब रखा होता है, ठीक है ना। तो उसमें क्या होता है, वो पूरी चीज़ें, भारत भी बना होता है, अमेरिका भी बना होता है, सब कुछ बना होता है। तो उसमें क्या होता है, एक ग्लोब होता है। इस पृथ्वी को हमेशा आप याद रखो कि हमेशा जिस पर हम रहते हैं, इस पृथ्वी को हमेशा 2 भागों में बांटा जाता है। पृथ्वी के बीचों बीच हमने एक लाइन कर दी, तो ये हो गया हमारा विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा। ठीक है, इसको हम कहते हैं 0 डिग्री। अब 0 डिग्री तो हमने कह दिया, लेकिन ऊपर एक भाग हो गया, एक नीचे भाग हो गया। जैसे हमने सेव को काट दिया या आम को वो आलू को काट दिया, यानी कोई गोल चीज़ काट दी, तो यार एक चीज़ याद रखो कि हमेशा ये 2 पार्ट में विभाजित होगा, और एक पार्ट ऊपर वाला जो होगा वो उत्तरी गोलार्ध, और एक नीचे वाला जो पार्ट होगा वो होगा दक्षिणी गोलार्ध। यानी अगर कोई मैप आपको दे दिया जाए तो उससे कह दिया जाए कि ऊपर का इसमें जो है क्या कौन सा दिशा है, तो आप कहोगे कि उत्तर दिशा ऊपर होती है हमेशा। अगर ऊपर वाली उत्तर हो गई तो उसके नीचे वाली दक्षिण हो गई, अगर दक्षिण ये हो गई तो इधर वाली हो गई पूरब, इधर हो गई पश्चिम। तो आपको बस इतना याद रखना है कि पृथ्वी पर पूरा 71% जल है, 29% स्थल है, लेकिन आपका दक्षिणी गोलार्ध में सबसे ज़्यादा पानी है। ठीक है, आप समझ गए होंगे। तो यहाँ पर इसीलिए दक्षिणी गोलार्ध को क्या कहा जाता है, जलीय गोलार्ध कहा जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा चुका है बहुत बार कि भैया जलीय गोलार्ध किसे कहते हैं, ये जलीय गोलार्ध हमारा दक्षिणी गोलार्ध है। अब दोस्तों यहाँ पर मैंने यहाँ पर इसलिए बताया भी था कि देखिएगा, मैंने पृथ्वी को लिया था पूरा 0 डिग्री पर काट दिया, एक हमारा हो गया नॉर्थ यानी उत्तरी गोलार्ध, एक हो गया हमारा साउथ यानी दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, यहाँ पर अगर कोई चीज़ डाउट, अगर ऐसी चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो हमें ज़रूर नीचे कमेंट करें, ठीक है, जिससे जो है हम वीडियो को बेहतर बनाएं, क्योंकि हम आपके लिए काम करना चाहते हैं और आप हमारे सफल अभ्यर्थी हैं। मैंने आज से ही मान लिया कि आप हमारे सफल अभ्यर्थी हैं, और आपके हाथ में एक सीट होगी, यानी सीट का मतलब है कि आपके हाथ में एक चेयर होगी, और वो चेयर होगी हमारी सरकारी विद्यालय की, यानी सरकारी विद्यालय में आप भविष्य के टीचर होने वाले हैं। तो यानी कन्फर्म कर लीजिएगा कि कैसे जो है पढ़ना है आपको। देखिएगा, पारिस्थितिकी क्या होता है, यानी इकोलॉजी। इकोलॉजी एक चीज़ होती है कि भाई क्या है इकोलॉजी। इकोलॉजी से क्वेश्चन आता है कि भाई इकोलॉजी का सर्वप्रथम प्रयोग किसने करा, या इकोलॉजी का नाम किसने दिया, या इकोसिस्टम का नाम किसने दिया। तो यार समझना पहले पड़ेगा कि पारिस्थितिकी होता क्या है। पृथ्वी पर रहने वाले जीव व वातावरण के मध्य परस्पर संबंध को इकोलॉजी कहते हैं। देखिएगा, क्वेश्चन हम सब करेंगे, पर्यावरण से क्वेश्चन जितने भी हैं हम आपको टाइपिंग करके आप जो है ऑप्शन से भी करेंगे, लेकिन हम पहले पूरा नोट्स बनवाएंगे। इससे ज़्यादा हम कुछ करना नहीं चाहते, हम पहले पूरा डीप में पढ़ेंगे, ठीक है, इसलिए हमें रोना ना पड़े एग्ज़ाम के पहले। देखिएगा, पृथ्वी पर रहने वाले सभी जीव वातावरण के मध्य परस्पर संबंध को इकोलॉजी कहा जाता है। यानी जीवों के जो आसपास का पूरा क्षेत्र है उनमें जो संबंध पाया जाता है, वातावरण में जो संबंध पाया जाता है, उसको हम इकोलॉजी कहते हैं। इकोलॉजी जो है किसने दिया था सर, सबसे पहले अर्नेस्ट हैकल। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, 50 बार पूछा जा चुका है यूपी टेट में। अर्नेस्ट हैकल और एजी टांसले में अपन लोग बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज होते हैं। याद रखिएगा कि अर्नेस्ट हैकल ने इकोलॉजी दिया था, ना कि पारिस्थितिकी, यानी पारिस्थितिकी तंत्र नहीं दिया था, इन्होंने केवल दिया था पारिस्थितिकी। ठीक है, इकोलॉजी दिया था अर्नेस्ट हैकल ने, यानी पारिस्थितिकी दिया था अर्नेस्ट हैकल ने, लेकिन पारिस्थितिकी तंत्र की बात करें तो भैया दिया था एजी टांसले ने। अब भाई पारिस्थितिकी तंत्र होता क्या है, जरा हम इस पर गौर करते हैं। देखिएगा,
पारिस्थितिकी तंत्र जो होता है वो उसको परितंत्र, यानी जो सन 1935 में टांसले ने बताया कि जो पारिस्थितिकी तंत्र है वह एक तंत्र है जिसमें जैविक व अजैविक घटकों में जो अंतर संबंध पाया जाता है इकोसिस्टम कहलाता है। यानी सभी कह सकते हैं आसानी से कहीं ना कहीं इकोलॉजी और इकोसिस्टम मिलता है। जो वातावरण से संबंधित है, जैविक और अजैविक घटक में जो आपस में संबंध पाया जाता है उसको ही हम कहते हैं इकोसिस्टम, यानी पारिस्थितिकी तंत्र। पारिस्थितिकी तंत्र का जो प्रयोग है उन्होंने जो दिया है वो है टांसले साहब, और जो अर्नेस्ट हैकल है वो केवल पारिस्थितिकी तंत्र के जो है उन्होंने जो है शब्द दिया है 1869 में, और 1935 में इकोसिस्टम दिया है एजी टांसले सर ने। ठीक है ना, याद रखिएगा, ये आपके लिए बेहतर से बेहतर हो गया है। दोस्तों ऐसे ही हमारे और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें